हमें संविधान के इस भाग एक को एक राष्ट्र के वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर की तरह समझना है। अगर हम इस भाग एक को एक विशाल इमारत का आर्किटेक्चर मान लें, तो इस इमारत के 4 मुख्य स्तंभ हैं। यानी 4 अनुच्छेद। 1, 2, 3 और 4। हाँ, तो पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम अक्सर फेडरेशन और यूनियन इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेने की गलती कर बैठते हैं। वही ना, जबकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल फर्क है। देखिए, जब हम अमेरिका जैसे देश की बात करते हैं तो वो असल में एक फेडरेशन है। जी। वहाँ अलग अलग राज्य एक समझौते, एक अग्रीमेंट के तहत साथ आए थे। यानी राज्य पहले थे और देश बाद में बने। उन्होंने मिलकर देश बनाया। सही पकड़ा। लेकिन भारत यानी इंडिया, दैट इज भारत, ये किसी समझौते का नतीजा नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। जिसे अंग्रेजी में सीसीड करना कहते हैं ना, वो यहाँ अलाउ नहीं है। मतलब अगर हम इसको आम भाषा में एक उदाहरण से समझें तो एक संयुक्त परिवार की तरह है। आप उस परिवार का हिस्सा हैं, आपके अपने कमरे हो सकते हैं, लेकिन आप उस घर को तोड़कर अपनी अलग ईंटें नहीं ले जा सकते। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। भारत एक अविनाशी संघ है, इंडिस्ट्रक्टिबल, और यही वजह है कि संविधान सभा में इस पर इतनी लंबी बहस हुई थी। हाँ, मैंने उन हिस्टोरिकल डिबेट्स में पढ़ा है ये। जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था ना, तब उसमें स्टेट शब्द लिखा था और उसको लेकर काफी विवाद हुआ था सभा में। असल में कई सदस्यों को इस स्टेट शब्द से बहुत ऐतराज था। उनको लगता था कि यह सीधे तौर पर अमेरिकी संविधान की नकल है। और शायद ब्रिटिश दौर में जो इंडियन स्टेट्स या रियासतें थीं, उनकी याद भी दिलाता था ये शब्द, एक गुलामी वाला एहसास। हाँ, वो नेगेटिव कॉनोटेशन तो था ही। इसलिए कई विकल्प आए। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी जगह विशुद्ध हिंदी शब्द प्रदेश इस्तेमाल होना चाहिए, प्रदेश आज। अच्छा, और महावीर त्यागी जैसे सदस्यों ने तो एक अलग ही एंगल दिया था। उन्होंने कहा था कि स्टेट्स की जगह रिपब्लिकन स्टेट्स लिखो, ताकि ये साफ हो कि ताकत किसी राजा में नहीं, जनता में है। रू और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आकर इस बहस को एक फाइनल दिशा दी। हाँ, नेहरू जी ने प्रदेश शब्द का सख्त विरोध किया। उनका तर्क बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि स्टेट्स शब्द का अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक तय मतलब है, जबकि प्रदेश एक नया शब्द है। इसके 50 मतलब निकाले जा सकते हैं। तो वहाँ एम्बिग्विटी आ सकती थी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या निष्कर्ष था इस पर? डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, हमारी नीति भले ही फेडरल ढांचा रखने की होगी ताकि राज्यों को पावर मिले, पर इस देश का नाम संघ यानी यूनियन ही रहेगा, ताकि पूरे दुनिया को और देश के अंदर भी ये मैसेज जाए कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, ये अविनाशी है। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्तंभ जिसने नींव पक्की कर दी। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी अनुच्छेद 2। ये भारत के राज्य क्षेत्र और नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। हाँ, और इसमें 3 चीजें आती हैं मुख्यतः। पहला, राज्यों के क्षेत्र। दूसरा, संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब वो टेरिटरीज जो अक्वायर्ड हैं या फ्यूचर में भारत द्वारा अक्वायर की जा सकती हैं। सही कहा। और यहीं पर अनुच्छेद 2 संसद को एक बहुत खास ताकत देता है, नए राज्यों को यूनियन में शामिल करने की ताकत। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। क्या इसका मतलब है कि जो राज्य ऑलरेडी भारत के अंदर हैं, उनको तोड़कर नया बनाना? नहीं नहीं, यहीं पर लोग गलती करते हैं। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, एकदम नए और बाहरी क्षेत्र। अच्छा, यानी बाहर से किसी को लाना। हाँ, अगर कोई बाहरी टेरिटरी भारत में मिलना चाहती है तो संसद कानून बनाकर उसको शामिल कर सकती है। और मजेदार बात यह है कि संविधान कहता है संसद जैसी शर्तें ठीक समझे वैसी शर्तों पर नए राज्य बना सकती है। जैसी शर्तें ठीक समझे, ये तो काफी ब्रॉड पावर लग रही है। बहुत बड़ी पावर है। और इस पावर का इसका सबसे बड़ा टेस्ट तो सिक्किम के विलय के वक्त ही हुआ था ना। वो केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, सिक्किम का मामला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, वो इस कानून का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था। शुरू में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य नहीं था, वो एक प्रोटेक्टोरेट था। प्रोटेक्टोरेट मतलब? इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं, जैसे घर आपका है, आप अपने नियम चलाइए अंदर, लेकिन बाहर का दरवाजा, सुरक्षा और विदेशी मामले किसी और के हाथ में होंगे। और वो किसी और भारत सरकार थी। वहाँ चोग्याल यानी वहाँ के राजा का शासन था।
पर फिर वहां की जनता ने विद्रोह किया, उनकी मांग आई। तो उसके बाद 1974 में 35th संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट यानी सह राज्य का दर्जा दिया गया। जो कि अपने आप में एक बिल्कुल अनोखा प्रयोग था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई कैटेगरी थी ही नहीं पहले। लेकिन ये एसोसिएट स्टेट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा लंबा चला नहीं। नहीं, अगले ही साल 1975 में 36वां संशोधन आया, इस व्यवस्था को खत्म किया गया और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाकर पूरी तरह मिला लिया गया। पर यहाँ से वो कानूनी और संवैधानिक विवाद शुरू हुए, जिसका क्लाइमैक्स था 1993 का आरसी पोडियाल मामला। हाँ, क्योंकि देखिए, जब सिक्किम पूर्ण राज्य बना ना, तो अनुच्छेद 371 F के तहत कुछ विशेष शर्तें रखी गई थी। वहां की विधानसभा में कुल 32 सीटें थी। और विवाद इन्हीं सीटों के रिजर्वेशन को लेकर था। बिल्कुल, इन 32 में से 12 सीटें वहां के भूटिया और लेप्चा समुदाय के लिए आरक्षित कर दी गईं। पर सबसे अजीब बात जो थी वो ये थी कि एक सीट संघ के लिए रिजर्व की गई थी। संघ यानी बौद्ध मठों या लामाओं के लिए, और उसमें सिर्फ रिकग्नाइज्ड मठों के लामा ही वोट डाल सकते थे। एकदम अलग इलेक्टोरल रोल बनाया गया था उस एक सीट के लिए, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज का आधार तो बहुत सॉलिड था। मतलब हम लोग लोकतंत्र में वन मैन वन वोट के सिद्धांत को मानते हैं, तो ये रिलीजन बेस्ड सीट और इतना रिजर्वेशन उसके खिलाफ नहीं था। धर्मनिरपेक्ष ढांचा खतरे में नहीं लग रहा था। सवाल तो बहुत गंभीर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत अलग नजरिए से देखा। उन्होंने इस आरक्षण को वैध यानी वैलिड ठहराया। वैलिड ठहराया? फिर वन मैन वन वोट का क्या हुआ? अदालत ने कहा कि देखिए, जब संसद अनुच्छेद 2 के तहत किसी नए राज्य को शामिल करती है, तो वो जैसी शर्तें ठीक समझे लगा सकती है। अच्छा, वही पावर। हाँ, कोर्ट ने कहा कि 371F संसद को ताकत देता है कि वो नए राज्य के ऐतिहासिक और भौगोलिक हालात देखकर स्पेशल कंडीशंस बनाए। यानी मैथ्स का फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आएगा। वही, भूटिया और लेप्चा वहां के मूल निवासी थे, लेकिन नेपाली मूल के लोगों की आबादी काफी बढ़ गई थी। तो उन मूल निवासियों की पहचान बचाने के लिए ये पॉलिटिकल बैलेंस जरूरी था। तो कोर्ट का कहना था कि परफेक्टली मैथमेटिकल इक्वालिटी हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होती। पर उस मैथुन वाली सीट का क्या? वो तो सीधे धर्म का मामला था। तो कोर्ट ने उसको धर्म से ज्यादा कल्चर और हिस्ट्री के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि सिक्किम के सामाजिक इतिहास में बौद्ध मठों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये सिर्फ धार्मिक भेदभाव नहीं था, बल्कि वहां की एक खास संस्कृति को बचाने का तरीका था। सच में ये नजरिया काफी अलग है। मतलब देश बनाना सिर्फ मैप पर लकीरें खींचना नहीं है, उसमें लोगों की भावनाएं, हिस्ट्री, सब कुछ शामिल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि हम बाहर से कैसे किसी को लाएंगे, लेकिन क्या हम इस इमारत के अंदर की दीवारों को तोड़कर कमरों का आकार बदल सकते हैं? ये हमें अनुच्छेद 3 की तरफ ले जाता है। अनुच्छेद 3 पूरी तरह से इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन यानी आंतरिक पुनर्गठन पर फोकस करता है, जिसमें किसी राज्य को तोड़कर नया बनाना, दो को मिलाना, नाम बदलना, बाउंड्रीज चेंज करना, ये सब आता है। हाँ, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पावर एक्सक्लूसिवली संसद के पास है। और इसका प्रोसेस शुरू कैसे होता है? इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है। बिना उनकी पूर्व अनुमति के ये बिल पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। और अगर बिल किसी राज्य की बाउंड्री या नाम को अफेक्ट कर रहा है, तो राष्ट्रपति उसको उस स्टेट की विधानसभा के पास भेजते हैं। अच्छा, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इसको ब्लॉक कर सकती है अगर उन्हें अपना राज्य टूटना मंजूर ना हो तो? यहीं पर भारतीय संविधान का ढांचा थोड़ा अलग है। विधानसभा इस बिल को ब्लॉक नहीं कर सकती। बिल उनके पास सिर्फ उनके विचार, उनकी राय जानने के लिए भेजा जाता है, और उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होती है। यानी राज्य विरोध कर ले, राय दे दे, पर फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का ही होगा। संसद उनकी बात मान भी सकती है और उसे डस्टबिन में भी डाल सकती है। एग्जैक्टली। संसद राज्यों की सहमति के बिना भी मैप बदल सकती है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में भारत को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्य मिट सकते हैं पर देश नहीं। पर मेरे दिमाग में एक काफी ट्रिकी सवाल आ रहा है यहाँ पर। पूछिए। अगर पार्लियामेंट के पास बाउंड्री बदलने की इतनी एब्सोल्यूट पावर है, तो क्या इस पावर का यूज करके संसद भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है?
जैसे किसी पड़ोसी के साथ डिस्प्यूट हो तो क्या आम कानून से टेरिटरी पास कर सकते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये सिर्फ इमेजिनरी सिनेरियो नहीं है। 1960 में जो बेरूबारी यूनियन का मामला था, उसमें एग्जैक्टली यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। हाँ, बेरूबारी, ये तो आज़ादी के ठीक बाद का काफ़ी बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट था शायद। बिल्कुल। उस वक्त भारत सरकार ने जो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी आज का बांग्लादेश, उसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए नेहरू नून समझौता किया था। और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वेस्ट बंगाल का बेरूबारी एरिया पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। हाँ, पर इसका वेस्ट बंगाल में बहुत तगड़ा विरोध हुआ। वहाँ के लोगों ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सेंटर उनका एरिया किसी दूसरे फॉरेन पावर को कैसे दे सकती है। तो फिर ये केस कोर्ट तक गया। राष्ट्रपति ने खुद सुप्रीम कोर्ट से इस पर रेफरेंस मांगा कि क्या हम अनुच्छेद 3 का यूज करके अपनी टेरिटरी बाहर दे सकते हैं। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अनुच्छेद 3 सिर्फ आंतरिक बदलाव के लिए है। मैप अंदर से बदलो, पर अपना हिस्सा किसी दूसरे को देने की ताकत इसमें नहीं है। तो फिर वो समझौता पूरा कैसे हुआ? एरिया तो दिया गया था ना? दिया गया था, पर उसके लिए लंबा रास्ता लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि टेरिटरी देनी है तो अनुच्छेद 368 के तहत प्रॉपर संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट में, जो काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल। और उसी फैसले के बाद 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया था। इसने ये फिक्स कर दिया कि कोई भी सरकार एक आम पॉलिटिकल डिसीजन लेकर देश की जमीन किसी और को नहीं बांट सकती। ये तो बहुत बड़ा सेफगार्ड हो गया। चलिए अब इस इमारत के आखिरी और चौथे स्तंभ पर आते हैं, अनुच्छेद 4। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये अनुच्छेद 2 और 3 के प्रोसीजर्स को फास्ट ट्रैक कर देता है। एकदम सही शब्द यूज किया आपने, फास्ट ट्रैक। ये टेक्निकली कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी कानून बनेगा उसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी अगर आज किसी नए राज्य को बनाना है, जैसे तेलंगाना बना था पिछले दशक में, तो कोई लंबा अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं चाहिए। नहीं, वो काम पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से, यानी सामान्य बहुमत से हो जाएगा। जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका आधा से ज्यादा, जैसे कोई आम बिल पास होता है। सूचियों यानी स्केड्यूल्स में तो चेंज आएगा ही ना। पहली अनुसूची जिसमें स्टेट्स के नाम है और चौथी जिसमें राज्यसभा की सीट्स हैं। आएगा, लेकिन अनुच्छेद 4 यहीं पर तो आसान कर देता है चीजों को। ये कहता है कि जैसे ही 2 या 3 के अंदर कानून बनेगा, वो कानून अपने आप ही पहली और चौथी अनुसूची में जरूरी बदलाव कर देगा। अलग से अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, ये तो प्रोसेस को कितना स्मूथ बना देता है। और शायद इसी फ्लेक्सिबिलिटी का नतीजा है कि आज़ादी के बाद से आज तक हमारा मैप लगातार इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल, कभी भाषा के आधार पर तो कभी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। जैसे कई यूनियन टेरिटरीज को बाद में स्टेटहुड दे दिया गया। हाँ, जैसे 1986 के एक्ट्स आए थे तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया। और जब ये मैप लगातार बदल रहा था तो राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए जोनल काउंसिल्स यानी क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई गईं। राइट, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, ये सब काउंसिल्स बनाई गई ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स या और मुद्दे आपस में बैठकर सुलझाए जा सकें। तो अनुच्छेद 4 ने सिर्फ देश को तोड़ने का काम आसान नहीं किया, बल्कि एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के तहत सबको जोड़कर रखने में भी मदद की। तो अब अगर हम इस पूरे भाग 1 के आर्किटेक्चर को जरा जूम आउट करके देखें तो इसका मेन टेक अवे क्या है? टेक अवे बहुत साफ है। ये भाग असल में विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बहुत ही मजबूत लीगल फ्रेमवर्क है। यानी देश की अखंडता सबसे ऊपर है, देश टूट नहीं सकता। हाँ, पर मजबूत सेंटर होने के साथ साथ ये सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखा गया है ताकि लोगों की ज़रूरतों और प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से इंटरनल बॉर्डर्स बदले जा सकें। ये बैलेंस वाकई बहुत कमाल का है। तो मुझे लगता है अगली बार जब भी सुनने वाले किसी नए स्टेट की मांग या बॉर्डर डिस्प्यूट की न्यूज़ पढ़ेंगे तो उन्हें याद आएगा कि ये पावर पार्लियामेंट के पास ही क्यों है। और इसी के साथ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है जो हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या? संविधान बनाने वालों ने इंटरनल मैप को बदलना इतना आसान क्यों रखा, सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से? तो क्या इस इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी ने ही हमें उन खतरनाक सेपरेटिस्ट टेंशन से बचा लिया जो दुनिया के दूसरे रिजिड फेडरेशंस को तोड़ देते हैं?